नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स में। आज हम कक्षा 12 यानी क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स आपके में चलती है, समष्टि अर्थशास्त्र, उसकी हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले समझिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखिए, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं आपकी और हमारी, वो असीमित हैं, मतलब वांट्स आर अनलिमिटेड, और उसकी पूर्ति करने के जो साधन होते हैं जैसे ज़मीन हो गया या फिर और भी बंगला गाड़ी हो गया, दूध हो गया या कुछ भी हो गया, मकान हो गया, ये सब क्या है, लिमिटेड हैं। इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य बिठाने के लिए अध्ययन किया जाता है उसको अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ गया अर्थशास्त्र क्या होता है। देखिए, मनुष्य के जो सभी साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन होता है वो अर्थशास्त्र में होता है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं और सीमित संसाधन हैं, उनके बीच में जो अध्ययन करते हैं उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरा, मनुष्य के सभी साधारण व्यापार संबंधी जो कार्य होते हैं, लेन देन करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में करते हैं। या आप ऐसे समझिए कि अर्थशास्त्र में हम कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और राजस्व यानी रेवेन्यू, पैसा कहाँ को आएगा, कहाँ को जाएगा, सरकार कैसे टैक्स लगाती है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। क्योंकि सबसे पहले जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। अब फर्दर इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, सूक्ष्म, माइक्रो से बना हुआ ये शब्द। और दूसरा है मैक्रो, ये मैक्रो से बना हुआ, इसका मतलब होता है बड़ा, वृहत, बहुत बड़ा। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं, इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे एक उपभोक्ता कैसे कंज्यूम करता है, कैसे पैसे कमाता है, कैसे खर्च करता है, बाजार में डिमांड कैसे करता है, एक उत्पादक कैसे उत्पादन करता है, एक बाजार की जब अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको वृहत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसमें हम अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं या फिर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे चीन की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, ठीक है, बजट, रोजगार, गरीबी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी। अब एडम स्मिथ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपके में है, एडम स्मिथ के बारे में आपके में दिया गया है। तो देखिए, एडम स्मिथ जो है, इनका जन्म 5 जून 1773 हुआ था और 1790 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता यानी स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, दार्शनिक थे और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे, ये ध्यान रखिएगा। उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ग्लासगो एक विश्वविद्यालय है, उसमें ये प्रोफेसर थे। इन्हें दर्शन शास्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। तो दर्शन शास्त्र एक आप जानते हैं फिलॉसफी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें प्राप्त हुआ था। इनकी बहुत ही एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूर याद करिए। एडम स्मिथ से पहले फ्रांस की फिजियोक्रेट्स जो थे वो राजनीतिक अर्थशास्त्र के महान विचारक थे। तो इनसे पहले फिजियोक्रेट्स थे। फिजियोक्रेट्स बेसिकली समझिए, पहले इस फिजियोक्रेट्स से पहले एक मर्केंटाइलिस्ट थे। वो क्या करते थे, सोना कमाओ, पैसा कमाओ, बस सोना चांदी अपने पास होना चाहिए, विदेश जो है वो पीड़ित हो, किसी में भी पड़ जाए, बस अपना फायदा होना चाहिए, वो देखते थे इस रूप में। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिजियोक्रेट्स आए, वो कहते थे नहीं भैया, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आदमी भी होता है, क्योंकि मनुष्य का अगर कल्याण अच्छे से नहीं होगा तो कोई भी देश अच्छे से काम नहीं कर सकता है। तो फिजियोक्रेट्स की विचारधारा अच्छी थी। उसके बाद एडम स्मिथ के विचार आए, ठीक है, उनकी पुस्तक आई 1776 में। तो एडम स्मिथ का बुक का एक आर्टिकल है, मतलब एक छोटा सा लेख है, उसको देखिए। तो ऐसा माना जाता है जो एडम स्मिथ की पुस्तक है, इसी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म होता है। इस पुस्तक का ये आर्टिकल है, समझिए। इस पुस्तक के अनुसार कसाई जो बुचर होता है, ठीक है, कसाई, किड़वक जो ब्रेवर होता है, ठीक है, और नानबाई यानी जो बेकर होता है, के परोपकारिता की भावना से हम भोजन की उम्मीद नहीं करते हैं। मतलब हमारे लिए सहायता नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए वेलफेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे भी स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। तो वो उत्पादन इसलिए कर रहे हैं, बेच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका भी स्वार्थ छुपा हुआ है। वो बेचेंगे तो उनको पैसा मिलेगा खूब सारा, ठीक है, तो उससे वो काम चलाएंगे। हमारे लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, इनका ये कहने का मतलब था। हम अपनी ज़रूरत की बात करते हैं, ना कि मानवता की। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि भैया सभी की हेल्प करें, बल्कि हम अपने मतलब की बात कर रहे हैं। उत्पादन इसलिए कर रहे हैं कि बेचेंगे, खूब पैसा मिलेगा, खूब ऐशो आराम करेंगे। यहाँ तक कि
उनकी स्वप्रेम और उनकी आवश्यकता के लिए भी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन उनकी सुविधा के लिए स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था की वकालत जरूर करते हैं। तो ये इनका कहना था। अब हम समझते हैं आर्थिक एजेंट क्या होता है, इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है। देखिए, आर्थिक एजेंट या इकाई का अर्थ उन व्यक्तियों या संस्थाओं से होता है, मतलब कोई व्यक्ति या संस्था होती है, सरकार भी हो सकती है, ठीक, कोई कंपनी हो सकती है, जो आर्थिक निर्णय लेते हैं यानी इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं एवं आर्थिक क्रियाकलाप यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं कि भैया प्रोडक्शन कितना करना है, कंज्यूम कितना करना है, पैसा कितना खर्च करना है, कब करना है, बजट कैसे बनाना है, ये सब जो निर्णय लेते हैं ना, उनको आर्थिक एजेंट कहते हैं। तो ये लेता कौन है? जैसे एक उपभोक्ता सोचता है कि कितना खर्च करना है, एक कंज्यूमर जैसे आप और मैं हो गया, कितना खर्च करना है, कितना उपभोग करना है, कंज्यूम कितना करना है ना। एक बैंक निर्णय लेता है कि कितना ब्याज लेना है, किसको कितना लोन देना है, कब उसे वसूल करना है। ये सारे आर्थिक निर्णय जो लेते हैं ना, इन्हीं को आर्थिक एजेंट कहा जाता है, इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं। एक सरकार निर्णय लेती है कि टैक्स कितना लगाना है, रेवेन्यू मतलब पब्लिक फाइनेंस से पैसे कैसे जुटाने हैं, जनरेट करने हैं। तो ये सरकार हो गया, उपभोक्ता हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, उपभोक्ता हो गया, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? आर्थिक एजेंट होते हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, पैसे से संबंधित निर्णय लेते हैं। क्या खरीदना है, क्या बेचना है, उपभोग कितना करना है, ब्याज कितना लेना है, ये सारी चीजें जो की जाती है ना, वो आर्थिक एजेंट ही लेता है, ठीक है। इसको इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, यानी इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हुआ, इस बारे में अब देख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में जो उद्भव हुआ वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स की पुस्तक आई थी 1936 में। उसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक, इसको ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है। कब छपी थी? 1936 में छपी थी। इसके बाद से समष्टि अर्थशास्त्र जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वृहद अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। तो ये भाई साहब कौन है? ये हैं कीन्स। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स का जन्म 1883 में हुआ था। उनकी शिक्षा जो है किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुई थी और बाद में विशेषज्ञ के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में तीक्ष्ण विद्वता के अलावा सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक के रूप में भी जुड़े रहे। अपनी पुस्तक जो थी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस, ये 1919 में आई थी, में युद्ध की शांति समझौते के भंग होने की भविष्यवाणी इस पुस्तक में उन्होंने पहले ही कर दी थी। उनकी पुस्तक जो थी, जो भी अब नाम लिया था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 20वीं सदी की अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक थी, मतलब बहुत ज्यादा बिकी थी, आप ऐसा समझ लीजिए। कीन्स विदेशी मुद्रा के समझदार सट्टेबाज थे। हो सकता है ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि वो किस चीज के सट्टेबाज थे, तो विदेशी मुद्रा के बहुत अच्छे जानकार थे। तो कीन्स से पहले अर्थशास्त्र में इस विचार का प्रभाव था कि सारे जो श्रमिक होते हैं वो काम करने के इच्छुक हैं, उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम करते रहेंगे। इसका बेसिकली मतलब है कि बाजार अच्छे खासे चलता रहेगा, लोग श्रमिक आएंगे, काम करेंगे, आसानी से उसको काम मिल जाएगा और जो पूर्ण रोजगार की स्थिति है वो बरकरार रहेगी, यानी कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होगी। इस विचार के संप्रदाय को क्लासिकी परंपरा कहा जाता है, ठीक है, यानी कीन्स से पहले जो विचार था, ठीक है। लेकिन 1929 की विश्वव्यापी मंदी पड़ी, आप जानते हैं, और उसके बाद के वर्षों से देखा गया कि जो यूरोप था और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत जो था, यानी प्रोडक्शन और रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट था, उसके स्तरों में काफी गिरावट आ गई थी, यानी प्रोडक्शन भी कम हो गया था, लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा था। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। बाजार में वस्तुओं की जो मांग थी वो कम हो गई थी, यानी लेस डिमांड हो गई थी, और कई कारखाने बेकार पड़े थे क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहा था, तो कारखाने बंद हो गए। अब रोजगार भी नहीं मिल रहा है, कारखाने भी बंद हो गए, और जब कारखाने बंद हो गए तो प्रोडक्शन भी बंद हो गया, तो श्रमिकों को काम से निकाल भी दिया गया था। यूएसए में 1929 से 1933 तक जो बेरोजगारी दर थी वो 3% से बढ़ करके 25% हो गई थी, 25% हो गई थी, और उत्पादन में 33% की गिरावट आ गई थी। ये बात आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा रिसेशन आया था कि ये पूरा विश्व में विख्यात हो गया था। ये 1929 की मंदी थी। हर बार क्वेश्चन में, लगभग हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, इसको ध्यान रखिएगा। इसी वजह से अब क्लासिकी सिद्धांत बेकार हो गया था, जो पहले ये सिद्धांत दिया गया था ना कि भैया अपने आराम से रोजगार मिल जाता है और अच्छा खासा उत्पादन हो गया था। अब नए एक विचार की जरूरत थी, और इसी को मोड़ किसने दिया था? कीन्स ने अपने विचार रखे। उन्होंने आर्थिक मंदी और मंदी के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए उन्होंने कहा कि भैया राजकोषीय नीति, जो फिस्कल पॉलिसी होती है, उनको लागू किया जाए।
ऋण पर कंट्रोल किया जाए, सरकार टैक्स लगाए, ये सारी चीजें करें। और मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी भी वकालत की थी कि सरकार भैया मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाए, जो प्राइस लेवल है उसको स्थापित करे, ठीक है, कंट्रोल करे, ताकि बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो जाए या फिर डिफ्लेशन ना हो जाए, कंट्रोल में रखे तभी इकोनॉमी अच्छी चलेगी। समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के बारे में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपके में आती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और लाभ के लिए लोग उत्पादन करते हैं, ठीक है, आपकी सहायता के लिए नहीं, लाभ के लिए उत्पादन करते हैं। श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है जिससे मजदूरी की दर कहते हैं। तो मजदूरी की दर भी होती है इसमें, श्रमिक जो काम करते हैं उनको जो पैसा दिया जाता है, जिसे आपको मालूम होगा, जिसे यूएसए वगैरह में फिक्स रहती है हर राज्य में कि भैया यहाँ पर इतनी, एक घंटे का $50 मिलेगा, दूसरे राज्य में एक घंटे का $70 मिलेगा, वो फिक्स रहता है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है। तो पूंजीवादी देशों में उत्पादन मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों द्वारा किया जाता है, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, जो जोखिम लेते हैं, जो उद्यमी होते हैं, वह उद्यम को चलाने के लिए स्वयं पूंजी लाते हैं, मतलब कैपिटल लाते हैं या पूंजी उधार लेते हैं। उत्पादन के लिए उद्यमी जो होता है उत्पादन के साधन जुटाता है। तो कोई भी अगर आपको मोबाइल बनाना है तो आपको क्या चाहिए, जमीन चाहिए जिस पे बिल्डिंग खड़ी करोगे, लेबर चाहिए, लोग काम करने के लिए आएंगे, पैसा भी लगाओगे तभी तो बिल्डिंग खड़ी होगी, और ऑर्गेनाइजेशन पूरा चाहिए, तभी वो उद्यमी काम कर पाता है, उत्पादन कर पाता है। जब उद्यमी उत्पादन के साधनों की सहायता से उत्पादन करने के बाद बाजार में बेचता है और बेचने के बाद जो लाभ प्राप्त होता है, फिर उस लाभ को सभी को देना होता है, ठीक है। लाभ कमा लिया तो क्या करेगा, लैंड जहां से लिया था उसको रेंट देगा, ठीक है, लेबर जिसने काम किया था उसको वेजेस मिलेगी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी मिलेगी क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग काम करने आएंगे, और एंटरप्राइज जो होता है, जो खुद चलाएगा उद्यमी, वो अपना प्रॉफिट निकाल के रख लेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक उद्यमी क्या करता है, ये सारी व्यवस्था करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन सबकी व्यवस्था करता है, और खुद को मिला दे तो 5 होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के जो साधन होते हैं, ठीक है। फिर उनको जब पैसा कमा लेता है तो इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। अब देखिए, पूंजीवादी देश पिछले 300 से 400 वर्ष के दौरान अस्तित्व में आए हैं। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ऐसा माना जाता है लगभग 400 साल हो गए हैं तब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आई थी। अभी मैंने आपको बता दिया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भी जो उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया के कुछ देश हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी देशों की श्रेणी में आते हैं। अनेक विकासशील जो देश हैं, वो जो उनके वहाँ जो उत्पादन की इकाइयाँ हैं मौजूद हैं, उत्पादन की इकाइयाँ मतलब जैसे कंपनी जो प्रोडक्शन करती है, पेंसिल बनाती है या पुस्तकें बनाती हैं, मोबाइल बनाती है, वो पूंजीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है। उत्पादन इकाइयों को फर्म कहते हैं, आप जानते हैं, फर्म जो उत्पादन वगैरह करती है, कारोबार करती है, ठीक है। उद्यमी ही बाजार से लेबर उठाता है, कैपिटल लेता है, लैंड की व्यवस्था करता है। ये इनपुट्स होते हैं, आगत होते हैं, इनको इनपुट्स बोलते हैं। जब इनपुट डालता है उसके बाद उत्पादन करवाता है तो प्रोडक्शन बाहर निकल के आता है, फिर इसी को बेच करके वो लाभ कमाता है। ये सारी प्रक्रिया चलती है। अब देखिए, विकसित एवं विकासशील देशों में राज्य यानी स्टेट या फिर सरकार बोल सकते हैं, सरकार क्या करती है, कानून बनाती है, जैसे हमारे वहाँ की सरकार हो गई, और भी देशों की सरकार हो गई, ठीक है, कानून को लागू करती है, न्याय दिलाती है जहां पर अन्याय हो रहा होता है, सरकारी उत्पादन का भी कार्य करती है, प्रोडक्शन करवाती है। आपने देखा होगा कई सारी सरकारी एनजीओ होती हैं या कंपनीज होती हैं, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, भारत पेट्रोलियम, है ना, ऐसे करके जो होती हैं। सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर एक्सपेंस व्यय करती है, स्कूल बनवाती है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। किसी अर्थव्यवस्था में फर्म जो होती है और सरकार के अतिरिक्त एक और क्षेत्र होता है जिसको पारिवारिक क्षेत्र बोलते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं। भैया हाउस होल्ड सेक्टर में आप आते हैं, मैं आता है, तभी तो मांग करेंगे, जो ये लोग उत्पादन करेंगे वही तो चीज़ खरीदेंगे, वरना ये इन लोगों को पैसा कहाँ से मिलेगा, और हम उन्हीं के वहाँ काम करते हैं तो हमको पैसा मिलता है, फिर जब हमें पैसा मिलता है तो जो फर्म उत्पादित करते हैं उससे सामान खरीदते हैं, ऐसे ही इस चक्कर चलता रहता है। इस हाउस होल्ड सेक्टर में एक मजदूर, एक सरकारी हो सकता है, एक सरकारी कर्मचारी हो सकता है, एक उद्यमी भी हो सकता है, लैंड लॉर्ड भी हो सकता है जो जमीन देता है, रेंट पे अपना मकान उठाता है, जो आय कमाते हैं, फिर आय कमाने के बाद ये बाजार में जाते हैं, वस्तुओं की मांग करते हैं और सरकार को टैक्स भी देते हैं। तो ये सारा चक्कर ऐसे चलता रहता है। फर्म उत्पादन करती है, फिर हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, उसमें काम करता है, जब उसको पैसा मिलता है तो जो फर्म ने उत्पादन किया था उसकी डिमांड करता है, और डिमांड करने वाले आप, मैं, सरकारी कर्मचारी, लैंडलॉर्ड भी हो सकता है, मकान मालिक कोई भी हो सकता है, उद्यमी भी हो सकता है। एक देश विदेशों से भी लेन देन करता है, जिसे बाह्य क्षेत्र कहते हैं, यानी एक्सटर्नल सेक्टर होते हैं। तो अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर हो गए, 4 सेक्टर हो गए। पहला फर्म, दूसरा स्टेट या गवर्नमेंट, और तीसरा हाउस होल्ड सेक्टर, और चौथा कौन सा हो गया, एक्सटर्नल सेक्टर यानी बाह्य क्षेत्र। तो जब एक देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों को बेचता है तो उसे क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। बाह्य क्षेत्र के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है।
तो एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? जब हम उत्पादन करते हैं, जब एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देश को बेच देते हैं। इंपोर्ट किसको कहते हैं? जब दूसरे देश से हम मंगाते हैं। अब इसी तरह हम जो विदेशी पूंजी है अपने देश में मंगा सकते हैं कि भैया हमारे वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज स्थापित करो, हमें कुछ टैक्स दे देना और बाकी हमारे वहाँ रोजगार मिलेगा, हम इसलिए आपको यहाँ पर बुला रहे हैं। तो आपने देखा होगा हमारे भारत देश में भी ऐसा होता है, सरकारें करती हैं। या हम दूसरे देशों को भी कैपिटल यानी कि जो पूंजी होती है विदेशों में दे सकते हैं, वहाँ स्थापित कर सकते हैं और खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे जो कंट्रीज होती हैं, भारत ने भी ऐसा करके रखा है, बहुत देशों में अपने कंपनीज और प्लांट्स वगैरह स्थापित करके रखी हैं, आप जानते हैं। तो ये पहला क्लास था जिसमें हमने डिस्कस किया समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखा। फिर इसी तरह आपकी क्लासेस